हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल। परफेक्ट यून चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान कक्षा 10 लेसन 3 धातुएं और अधातुएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट है धातुओं का परिष्करण, संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा कैसे की जाती है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है धातुओं का परिष्करण। यानी धातुओं को शुद्ध करना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें विभिन्न प्रकरणों द्वारा प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती। यानी धातुओं के विभिन्न जो प्रकरण हैं जिनके द्वारा हमने धातुएं प्राप्त की हैं, तो वो धातुएं पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती। तो इनको शुद्ध करना आवश्यक है। इनको शुद्ध करना आवश्यक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि विभिन्न अपचयन प्रकरणों द्वारा हम धातुएं प्राप्त करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती। उनको शुद्ध करना जरूरी है। तो इनको शुद्ध करने की तो इसकी सबसे प्रचलित विधि है जो विद्युत अपघटनी परिष्करण है। यानी इसकी सबसे प्रचलित विधि है जो वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। तो इस विधि में कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सोना और चांदी यानी सिल्वर, ये धातुएं शुद्ध की जाती हैं। यानी कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सोना और चांदी, ये धातुएं इस विधि से शुद्ध की जाती हैं। तो ये विधि क्या है? विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि ये क्या है, क्या प्रोसेस है इसका? तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो क्या है? शुद्ध धातु को कैथोड और अशुद्ध धातु को एनोड पर लिया जाता है। यानी शुद्ध धातु को कैथोड, अशुद्ध धातु को एनोड पर लिया जाता है। नंबर 2,
चीज क्या करेंगे इसमें, धातु लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, धातु लवण विलयन यानी धातु के लवण का घोल बनाकर उसको हम विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। यानी एक बर्तन ले लेते हैं, उस बर्तन के अंदर ये घोल डाल दिया जाता है जो विद्युत अपघट्य का काम करता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, जब विद्युत अपघट्य से विद्युत गुजारी जाती है, विद्युत गुजारते हैं, तो एनोड से अशुद्ध धातु पिघलना शुरू हो जाती है। अशुद्ध धातु पिघलना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होगा, एनोड से अशुद्ध धातु घुल घुल के अपघट्य में आ जाती है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर है उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा एनोड से पिघली है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। यानी कैथोड के ऊपर उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु जमा हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है इसका, घुलनशील अशुद्धियां हैं, जो घुलनशील अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं, विलयन में घुल जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है, अघुलनशील अशुद्धियां हैं, जो अघुलनशील यानी जो इस विलयन में घुल नहीं सकती, अघुलनशील अशुद्धियां वो कहां जाती हैं, एनोड के नीचे, एनोड के नीचे तली पर जम जाती हैं, तली पर जम जाती हैं। तो इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, इनको एनोड पंख बोलते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एनोड पंख क्या होता है। एनोड के नीचे जो अशुद्धियां इकट्ठी हुई हैं उनको एनोड पंख कहते हैं। वो ऐसी अशुद्धियां थी जो उस विलयन में घुल नहीं सकती थी, तो घुलने वाली तो घुल गई हैं, तो बाकी की वहां इकट्ठी हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, if you are enjoying this video, then like and share and subscribe the channel. It is my motivation, it is my support. तो अगला कॉन्सेप्ट है संक्षारण। संक्षारण, तो संक्षारण क्या होता है, वायुमंडल के संपर्क में आने पर धातुओं का धीरे धीरे खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं,
सिल्वर धातु यानी चांदी धातु क्या है, वायु के संपर्क में आने पर काले रंग की हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, सिल्वर किसके साथ, वायु में उपस्थित सल्फर, यानी इसके साथ क्रिया करती है। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ मिलकर और क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तो सिल्वर सल्फाइड है जो ये काले रंग की परत का काम करता है, काले रंग की परत ये सिल्वर सल्फाइड की है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सिल्वर है उसके ऊपर वायु में छोड़ने पर किसकी परत चढ़ती है, सिल्वर सल्फाइड की, और उसका रंग काला होता है, इसलिए वो धातु है जो काले रंग में बदल जाती है या वो काली पड़ जाती है। इसी तरह से ही कॉपर धातु है, कॉपर धातु यानी तांबा, वो भी क्या है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आकर यानी कॉपर धातु है जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आकर अभिक्रिया कर लेती है, अभिक्रिया करती है। और क्या होता है, इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ती है, चढ़ जाती है। तो इसकी परत है जो हरे रंग की है। तो कई बार हम देखते हैं जैसे तांबे के बर्तन में हम कुछ पानी डाल देते हैं या उसको नमी में छोड़ देते हैं, तो वो तांबा है जो हरा हरा रंग दिखाई देने लग जाता है उसके ऊपर, या हरे रंग की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो वो क्यों चढ़ती है, तो वो हरे रंग का जो पदार्थ है, हरे रंग का जो पदार्थ है, हरे रंग का पदार्थ वो कॉपर कार्बोनेट है। क्या है, कॉपर कार्बोनेट है वो। ये क्या था, सिल्वर सल्फाइड। इसमें क्या होता है, जैसे कॉपर है CO और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्रिया करता है, तो क्या बनता है यहाँ, कॉपर कार्बोनेट। तो ऐसे बनता है ये, यानी कॉपर है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट। और ये क्या है फिर, ये हरे रंग की परत है, हरे रंग की परत इसका नाम है। क्लियर। उसके बाद आगे इसमें पॉइंट आएगा जंग लगना, जंग लगना, जंग लगना। तो जंग लगना क्या है, जैसे कई दिनों तक आर्द्र वायु में लोहा है, जैसे लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो जिसे हम जंग लगना कहते हैं,
जिसे जंग लगना कहते हैं। तो यह है लोहा धातु, यानी सिल्वर के साथ ये होता है, कॉपर के साथ ये होता है। लोहे के साथ क्या होता है? लोहा भी क्या है? आर्द्र वायु में यदि कई दिनों तक छोड़ दें तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और इस भूरे रंग की परत क्यों चढ़ती है? ये चढ़ती है यानी फेरस और ऑक्सीजन, यानी ये इसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो इस आयरन ऑक्साइड को भूरे रंग की परत कहा जाता है। यानी लोहे को ऑक्सीजन के साथ संपर्क में लेके आएंगे तो क्या होगा? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लेकिन वायु के अंदर क्या है? नमी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे जंग लगने के लिए क्या जरूरी है? तो जंग लगने के लिए वायु और नमी, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। वायु और नमी आवश्यक हैं, इनके बिना लोहे पर जंग नहीं लगता। यदि अकेली वायु होगी तो भी नहीं लगेगा, अकेली नमी होगी तो भी नहीं लगेगा, दोनों होनी चाहिए, वायु भी और नमी भी, तो तब जाके आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ती है। तो जिसको हम आयरन ऑक्साइड की परत को हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण से सुरक्षा या संक्षारण की सुरक्षा कैसे करें? भी धातुओं को जंग लगने से या काला होने से या हरा होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो पहला पॉइंट है इसमें पेंट करके, यानी पेंट करके धातुओं के ऊपर पेंट कर दीजिए। दूसरा जो पॉइंट है इसमें तेल लगा दीजिए, तेल लगाकर। तीसरा जो पॉइंट है इसमें ग्रीस लगा दीजिए इसके ऊपर, ग्रीस लगाकर। फोर्थ जो पॉइंट है इसमें यसद लेपन करके, यसद लेपन करके। उसके बाद अगला जो पॉइंट है क्रोमियम की परत चढ़ाकर भी धातुओं की सुरक्षा की जा सकती है। सिक्स्थ जो पॉइंट है हमारा वो है एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर तो इस तरह से हम धातुओं को सुरक्षा दे सकते हैं, उनको खराब होने से बचा सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? पेंट करने से, तेल लगाने से, ग्रीस लगाने से, यसद लेपन से या क्रोमियम की परत चढ़ाने से, एनोडीकरण करने से या मिश्र धातु बनाने से क्या होगा? ये धातुएं हैं जो इनका संपर्क वायु से कट जाएगा, क्योंकि यदि धातु के ऊपर हम तेल लगा देंगे तो वायु और धातु के बीच में तेल की परत आ जाती है, ग्रीस की परत आ जाती है, पेंट लगाएंगे तो पेंट की परत आ जाती है, जिसको वो वायु के साथ क्रियाशील होने से बचाती है। उसके बाद हम जिक्र करेंगे यसद लेपन क्या होता है। यसद लेपन क्या है? अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है। यसद लेपन किसको कहते हैं? ये टर्म निकल के आती है यसद लेपन। तो इसमें भी क्या है? लोहे एवं इस्पात पर
इस्पात पर जिंक, जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं, की परत चढ़ाकर उनको जंग से बचाया जा सकता है, जंग से बचाया जा सकता है। तो इसका नाम क्या है? यसत लेपन है, यानी लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ा दी, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी, इस्पात के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी। तो इनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाने से क्या है, वो जंग से बच जाते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? यसत लेपन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, धातुओं का परिष्करण और यहाँ पे विद्युत अपघटनी विधि। तो संक्षारण क्या है? संक्षारण कौन कौन सी धातुओं पे वायु क्या असर डालती है इसमें, वो देखा है। संक्षारण से सुरक्षा कैसे की जा सकती है, कौन कौन सी विधियां हैं, वो देखी हैं। और यसत लेपन एक टर्म है, उसका जिक्र हमने किया है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.